जय जिनेंद्र सभी को। जैनिन की ये this is yet another series of Janin, and welcome all of you. We are starting after a little gap, but we are starting with a series which has relevance to the basic philosophy of Jainin, that is the practical application of Jain principles in day-to-day life. And based on that, we are starting today with this series. Just very quickly about Jainin. Can you all see my screen? जी स्वाति जी आ रही है, आप उसको प्ले कर लीजिए। हाँ जी। तो जैनिन 5 साल से चल रही है। जैनिन एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बेसिकली इट इज मोर टू कनेक्ट इंडिविजुअल्स who have interest in Jainism and practical application of Jain principles, discuss any issues pertaining to that and get inspired from each other. और इसी उसमें हमने 100 से अधिक सेशंस किए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे हुए हैं। कर्मा थ्योरी, बीइंग वेजिटेरियन, जो हमारी लास्ट सीरीज ओवर हुई थी वो बेसिक्स ऑफ जैनिज्म पे थी। और अब हम एक नई सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं जो है अप्लाइंग धर्म इन लाइफ, अप्लाइंग जैन प्रिंसिपल्स इन लाइफ एंड शेयरिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो इसमें अलग अलग मेंबर्स आएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। अगर आपकी भी इच्छा है टू बी अ स्पीकर इन दिस सेशन टू शेयर योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, प्लीज डू लेट अस नो। और आज सेशन के स्पीकर होंगे कमल जसवाल जी, who has been quite accomplished in his professional life, and Vipul ji will be moderating the session and introducing Kamal ji. And about Vipul ji, he is a vice president with the Max company, and is quite an accomplished individual and has been associated with Jainin for quite some time, and learned and inspired all of us throughout the journey. So over to you, Vipul ji and Kamal uncle. सबको जय जिनेंद्र। मैं एक बार सबका दोबारा से एक स्वागत करता हूँ जैनिन के ब्याह पे। स्वाति जी आप अनशेयर कर लीजिए आपकी स्क्रीन। विपुल जी एक मिनट आप है ना वापस से एक बार अनशेयर कर लीजिए आपकी स्क्रीन स्वाति जी प्लीज। हाँ जी। जय जिनेंद्र, मैं आपका एक बार दोबारा से जैनिन के ब्याह पे स्वागत करता हूँ। आज मैं रियली बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी जैनिन का एसोसिएशन लास्ट 4 साल से रहा है और मैंने बहुत सारी क्लासेस रन करी। अब हम आज की जो नई सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें लोगों जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो हमने देखा है हम पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ जब उन्हें कोरिलेट करते हैं तो पढ़ने में दोबारा मजा आता है। तो ये वाली सीरीज थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट लेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होगा। जो भी स्पीकर आएंगे उनके साथ एक मॉडरेटर होगा, वो अपनी जिज्ञासाएं पूछेगा और जो स्पीकर होंगे उनका उत्तर देंगे और उनकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। मैं आज के हमारे स्पीकर हैं कमलकांत अंकल, जिनको हम मार्गदर्शक हैं हमारे जैनिन के, और मैं इनके साथ 4 साल से एसोसिएटेड हूँ और मैं सौभाग्य है मेरा कि अंकल के साथ मुझे सीखने का मौका मिला। मैं अंकल का इंट्रोडक्शन तो सभी को पता है, लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और उनको सौभाग्य मानता हूँ अंकल का इंट्रोडक्शन एक बार दोबारा देने के लिए। अंकल एक जैन परिवार से आते हैं। वो 1968 बैच में उन्होंने आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई करी और भारतीय प्रशासनिक सेवा में यहाँ सर्व किया काफी लंबे पीरियड तक। उससे पहले अंकल ने बीएचयू में और लखनऊ यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य भी किया है। अंकल का बहुत वेरिड एक्सपीरियंस रहा है और अपने रिटायरमेंट के बाद भी इनका सोशल लाइफ में काफी एक्टिव रहे। मैं इस टाइम ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और आज के सेशन का मैं टॉपिक आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज का टॉपिक है अप्लाइंग रेलेवेंस ऑफ जैन वैल्यूज इन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। हम जो अपना जॉब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जॉब काफी टफ है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ अंकल के एक्सपीरियंस से, तो अंकल के जॉब का इम्पैक्ट बहुत होता था। तो अंकल को जो डिसीजन लेना होता था, गलत और अच्छे डिसीजन का इम्पैक्ट देश के ऊपर काफी लोगों के ऊपर होता था। तो अंकल मैं आपको स्वागत करता हूँ और मेरी पहली जिज्ञासा है आपसे जानने की कि आपको लाइफ में सबसे टफ डिसीजन कब लेना पड़ा?
यहाँ पे आपको लगता हो, आपने डिसीजन तो बहुत सारे टफ डिसीजन लिए होंगे, लेकिन कुछ होते ना, आपको याद रह जाते? सवाल तो मुश्किल है, क्योंकि चुनना कठिन है कि कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुश्किलात तो आती रहीं, इतनी इतनी मुश्किलात आई कि आसान हो गई। तो अगर गालिब का कोट करें तो पहला बड़ा दायित्व जो मिला मुझको वो 1972 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का था। यानी 4 साल भी नहीं हुए थे सर्विस में, और उत्तरकाशी जो कि सीमांत का ज़िला है, अब उत्तराखंड में आता है, तो उसमें मुझे ज़िलाधिकारी बनाकर भेजा गया। तो वहाँ पर एक समस्या चल रही थी पहले से, मेरे आने से पहले से। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है टेहरी डैम का, आप लोग जानते हैं, तो उसी से एसोसिएटेड एक स्कीम थी जो कि उत्तरकाशी में उस समय कार्यान्वित हो रही थी, मनेरी भाली परियोजना। तो उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जानी थी और भागीरथी पर उसका निर्माण होना था। तो उसके लिए उत्तरकाशी के पास ही एक गांव था, तो वहाँ पर भी ज़मीन एक्वायर होनी थी, तो वो बहुत विवादों में फंसी हुई। तो उसमें आप जानते हैं कि पहाड़ में खेती के लिए ज़मीन तैयार करना कितना कठिन होता है, तो बड़ी जनरेशन्स लग जाती हैं तब जाकर छोटी सी खेती की ज़मीन निकल पाती है। तो वो बहुत उपजाऊ ज़मीन थी और उत्तरकाशी से लगी हुई, और वहीं पर परियोजना इस तरह की थी कि वहीं पर पावर हाउस बनना था। तो तिलोत उस गांव का नाम था। उसके लिए जो सरकार ने जो रेट्स मुकर्रर किए थे मुआवजे के, वो समय की मांग को देखते हुए बहुत कम थे, और एक्विजिशन की पूरी कार्रवाई हो चुकी थी और कागज़ पर ज़मीन एक्वायर हो चुकी थी, लेकिन किसानों ने कब्ज़ा नहीं छोड़ा था। कुछ ने कॉम्पेंसेशन ले लिया था, कुछ ने नहीं लिया था, और पर कब्ज़ा किसी ने नहीं छोड़ा था, तो उन्हीं के कब्ज़े में थे, और उसके कारण प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन डिले हो रहा। तो मैंने पहुंचकर समस्या का अध्ययन किया, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो मुआवजा तय किया गया है वो बहुत कम था। तो मैंने बड़ी पैरवी की, बहुत सिफारिश की, सरकार को सारे प्रस्ताव बनाकर भेजे, सब समझाया, खुद गया कई बार। मुख्य सचिव जो थे वो बहुत विख्यात एडमिनिस्ट्रेटर थे और बहुत सख्त भी माने जाते थे। बाद में फिर बहुत ऊंचे पदों पर केंद्र सरकार में रहे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे श्री ज्ञान प्रकाश। तो वो टस से मस नहीं हुए, और अंततः ये आदेश हो गया कि अगस्त 73 में एक पर्टिकुलर डेट तक पोजीशन लेकर उस ज़मीन का हैंडओवर कर दिया जाए प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ का। तो अब ये यहाँ पर मेरे सामने एक बड़ा धर्म संकट आ गया। एक और तो मैं समझता था जो कि व्यक्तिगत, जो यानी व्यक्ति के स्तर पर जो अन्याय हो रहा था इतने सारे किसानों के साथ, जिनकी बरसों की जनरेशन्स की कमाई हुई ज़मीन ली जा रही थी और ले ली गई थी, और बहुत कम उनको उसका मुआवजा मिला था। दूसरी ओर एक राष्ट्र का हित था कि मनेरी भाली प्रोजेक्ट, जो कि टेहरी प्रोजेक्ट का फोर रनर था और जिससे कि बहुत लोगों को लाभान्वित होना था, तो वो काम रुक रहा था। और फिर मेरे सामने एक डेडलाइन थी कि इस तक मुझे देना है। तो मैंने बहुत प्रयास किया लोगों को समझाने का, बहुत मीटिंग्स की किसानों के साथ। उस समय मैं बता दूं कि पहाड़ में बड़ा आंदोलन चल रहा था, तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे। बाद में एक चिपको आंदोलन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कि जो वन संपदा है उसका जो बिल्कुल रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसके विरुद्ध की मांग। और फिर वो सीमांत क्षेत्र था, वहाँ पर कम्युनिस्ट भी बहुत एक्टिव थे, उनके सब वेजिटेशन चल रहे थे। तो उस पीरियड में स्थिति जो थी बड़ी असामान्य थी। तो अब ऐसी हालत में गवर्नमेंट का ये ऑर्डर, उसकी कंप्लायंस करो तो उसके परिणाम क्या होंगे, और किसानों का भी अहित होने वाला था। पर एक और दूसरी ओर से राष्ट्रहित का सवाल था, जो कि
अधिक व्यापक स्तर की समस्या थी। तो मैं इस पशुपेश में बहुत दिनों तक रहा, फिर अंततः मैंने ये पाया कि मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो किसानों को समझाने के, उनके नेताओं को समझाने के प्रयास सफल नहीं रहे, तो फिर फोर्सिबली पोजीशन लेने के लिए तैयारी की गई। पर एक बड़ा सेक्शन था एम्प्लॉइज़ का, मेरे ही एम्प्लॉइज़ का, यानी कलेक्ट्रेट के जो एम्प्लॉइज़ थे, जो कि वहीं रहते थे, तिलोद गाँव में ही रहते थे, क्योंकि वो शहर के पास ही का गाँव था। तो उनको इसकी खबर लग गई, तो हम लोगों ने तो चुपके चुपके करने का प्रयास किया था, लेकिन उनको खबर लग गई। तो जब हमारी सब सारी पुलिस फोर्स और प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ वहाँ पहुँची, तो वो लोग वहाँ पहले से तैनात थे। और वहाँ की म्यूनिसपैलिटी थी, उसके एक बड़े फायर ब्रांड कम्युनिस्ट अध्यक्ष थे, कमलाराम नौटियाल, जिन्होंने बाद में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। तो वो वहाँ पर मैदान में जमे हुए थे और वो लोगों को बहुत ही उत्तेजक भाषण भी दे रहे थे। और वहाँ पर तमाम लोग और किसान और उनके परिवार के लोग सब जाके खेतों को अपने ऑक्यूपाई किया। खैर मैंने फिर वहाँ जाकर प्रयास किया और उसमें सफलता नहीं मिली। तो फिर प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ का पोजीशन लेने के लिए, जो अपने सब अर्थ मूविंग इक्विपमेंट वगैरह लेकर वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने वहाँ पर प्रयास किया, तो तुरंत उनको घेर लिया गया और काफ़ी एग्रेसिव हो रहे थे लोग, तो वो ख़तरे में थे। हम लोगों की एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी, तो वहाँ से मैं उतर के आया ऑब्जर्वेशन पोस्ट से। और मैं, चूँकि मैं समझता था कि मैं मेरी एक कॉन्फिडेंस लेवल है उन लोगों के साथ, और वो मुझे जानते हैं कि मैंने कितनी सिंसियरली प्रयास किए हैं उसके लिए, उनके हित के लिए। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं उनसे उन्हें राज़ी कर लूँगा इस बात के लिए कि वो विड्रॉ कर जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने मेरी ओर भी काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया। तो केवल एक अधिकारी वहाँ से ऊपर से उतर के आया मेरे बचाव के लिए, और एक वो कमलाराम नौटियाल जो थे, उन्हीं का भाई वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था ज़िले की। तो वो और वो उन लोगों ने एक ह्यूमन शील्ड बना ली मुझको प्रोटेक्ट करने के लिए, और किसी तरह से मुझको वहाँ से निकाल के लेकर आए। तो हमें बल प्रयोग करना पड़ा उसमें। कुछ पुलिस वाले घायल हुए, कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए, पर पोजीशन ले लिया गया और लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो उत्तरकाशी के लिए बहुत बड़ी घटना थी। उत्तरकाशी में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी और उसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। पर एक समय तो मैं भी थोड़ा तैश में आ गया था, लेकिन फिर बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो सही काम है उस पर मुझे दृढ़ रहना चाहिए, और मेरे ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे साथ लोगों ने किस तरह का व्यवहार किया। तो फिर मैंने ये तय किया कि अब मैं कुछ कैसा भी प्रोवोकेशन होगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। तो हम लोग आ गए दिन ख़त्म होने के बाद। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर जो था वो बिल्कुल नदी के किनारे ही था, और उसमें जैसे कि पहाड़ में होती है, सिर पे टीन की छत होती है। तो लोगों ने वहाँ पे घेराबंदी की हुई और बराबर अपने लाउड स्पीकर पर तरह तरह के मेरे बारे में सब कहा जा रहा था, उल्टी सीधी बातें सब कही जा रही थी। और फिर जब रात हो गई और थोड़ी बहुत पुलिस फोर्स थी, वहाँ पुलिस फोर्स तो ज़्यादा होती नहीं है पहाड़ में, थोड़ी बहुत पुलिस फोर्स थी, वो रोक नहीं सकती थी लोगों को, तो उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए, टीन की छत पर पथराव हो रहा है और एक छोटा बच्चा था हमारा, हमारा बेटा 3 साल का, 2 ही साल का था। तो वो बहुत डर गया, लेकिन कोई चारा नहीं था और रात भर ये सब चलता रहा। और फिर एक रात नहीं, कई रात तक ये सिलसिला चला और नारेबाजी भी होती रही, गाने वाने भी होते रहे। खैर हम लोग विचलित नहीं हुए इससे, और हमने फिर और कोई कार्रवाई भी नहीं की उनके खिलाफ, और लोग और एक बैक चैनल की एक प्रोसीजर हमने जारी रखा। और फिर नेशनल प्रेस में भी इसकी बड़ी कवरेज हुई। चुनाव भी आने वाले थे, असेंबली के जनरल इलेक्शंस होने वाले थे। तो फिर गवर्नमेंट की समझ में आया कि ये जो कार्रवाई हुई उसमें गवर्नमेंट का दोष था, और उन्होंने फिर अल्टीमेटली वो मेरा प्रस्ताव मान लिया। पहले अगर माना होता तो ये सब नौबत नहीं आती। तो फिर प्रस्ताव मान लिया और कंपनसेशन में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज़, कई मैनी फोल्ड इंक्रीज़ की गई। और फिर हम इतनी सफलता हमें इसमें मिली कि हम फिर और भी ज़मीन, जो कि हमें एक्वायर नहीं करनी थी पर प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट में थी, तो वो ज़मीन भी हमने
नेगोशिएशन से एक्वायर कर ली। तो इस तरह से ये इस घटना की का समापन हुआ, इस सब सारे प्रसंग का समापन हुआ। पर इसमें मुझे बराबर बड़े खुद द्विधा में रहा मैं कि मेरे लिए क्या उचित था। तो क्या मुझे अड़ जाना चाहिए था कि मैं नहीं इम्प्लीमेंट करूँगा इस तरह का ऑर्डर, क्योंकि मैं कन्विंस था कि वो न्यायपूर्ण नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि राष्ट्र के लिए आप समाज को और समाज के लिए अपने नगर को और नगर के लिए अपने परिवार को आप सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये अभी तक मैं इसमें तय नहीं कर पाया हूँ। शायद मुझे और फर्म स्टैंड लेना चाहिए था, इससे इतनी जो बदमगजी हुई और इतनी हिंसा हुई, इसे अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि तो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी एक नेशनल इंटरेस्ट में था। तो ये कुछ the jury is still out. I have not been able to decide, but it was by far the most difficult decision and very early in my career. तो लेकिन इससे फिर मुझे सारे मसलों को एक वस्तुपरक दृष्टि से, एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से देखने की अच्छी ट्रेनिंग मिली। निखिल, मुझे मेरी भावना की वो लाइनें याद आती हैं कि मैं न्याय मांग नहीं पाऊं, है ना, मुझे मेरी तारीफ हो, मेरे पैसे जाए। तो आपका जो एग्जाम्पल है हम लोग को बड़ा मोटिवेट करता है कि हम अपनी लाइफ में बड़ा टफ डिसीजन ले सके। तो अंकल, ये तो आपने एग्जाम्पल दिया जहाँ पे गवर्नमेंट। हाँ अंकल, नहीं, यू मैं आर ये कह सेइंग रहा था समथिंग। कि समता के बारे में है ना, ये समता भाव के बारे में आपको वही लाइन याद आ रही होगी। तो उसका मुझे ये बड़ा सुंदर एक गाथा है प्राकृत में। सम सत्व बंधु वग्गो, सम सुख दुखो, पसंस निंदन समो, समलोठ कंचनो, पुण्य जीवित मरणे समो समो। मतलब ये कि चाहे शत्रुओं के बीच में हो, चाहे मित्र वर्ग में हो, चाहे सुख में हो या दुख में हो, चाहे प्रशंसा हो या निंदा हो, सामने चाहे मट्टी का ढेला हो या सोना पड़ा हो, जीवन पर संकट आया हो, यानी चाहे जीवन की बात हो या मरण की बात, सब में समता रखता है, वही श्रमण होता है। तो श्रमण तो होना बहुत दूर है, लेकिन ये एक ऐसा लक्ष्य है समता का जिसकी ओर हम प्रयास कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने का हम प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो जैसे कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि समता परमो धर्म। समता में धारण अगर आपने कर ली, तो समता धारण अगर आप कर सके तो सारे धर्म के जितने पहलू हैं वो सब स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। अंकल, हमारे लिए बड़ा लेसन है, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में कई बार कोई डिसीजन लेते हैं टफ, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ वाले को हानि ना हो। कई बार हम लोग गलती करते हैं। आपने एक बार इंसिडेंट शेयर किया था, जब आपकी नई नई शादी हुई थी, आप बरेली में गए थे, वहां पे शायद आप एसडीएम या एडीएम रहे होंगे, और वहां आपके घर में चोरी हो गई थी, और चोर भाभी जी की, आंटी की कई सारी ज्वेलरी लगे थे। तो हमें तो हमेशा मानते हैं कि चोर की दंड देना चाहिए, पिटाई करनी चाहिए, लेकिन मुझे भी ध्यान पड़ता है कि आपने वहां के पुलिस अधिकारी को बोला था कि इनके साथ थर्ड डिग्री मेथड ना लगाना। तो अंकल, उसके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? उसके बाद उनका क्या रिएक्शन रहा चोरों का? इसमें तो कुछ ऐसा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की तो बात नहीं थी, ये तो पर्सनल लेवल की बात थी। लेकिन फिर भी आप चूंकि पर्सनल उसका उल्लेख कर रहे हैं, हाँ, उसका उल्लेख कर रहे हैं, तो मैं कहानी भी आपको सुना देता हूँ। तो असल में हुआ ये था कि हमारा बेटा होने वाला था और हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। हमारे परिवार के लोग भी नहीं आ सके थे क्योंकि वो समय से पहले ही आ गए। तो हम लोग तो अस्पताल में थे और पीछे हमारा एक पर्सनल सर्वेंट था, वो घर में था, और हमने सुरक्षा के लिए बाहर ताला लगा रखा था जो मुख्य दरवाज़ा था, और साइड से उसका आना जाना था। तो कुछ ऐसे ही नौसिखिए चोर थे, वो गुजरे उधर से, तो उन्होंने देखा ताला लगा है, तो वो तोड़ के उसको अंदर आ गए। और अब पता नहीं वो जो हमारा नौकर था वो डर गया या
कोई और बात हुई तो उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और उनके पास बहुत वक्त था, उन्होंने सब जो हमारे गोदरेज का अलमायरा वगैरह था सब तोड़ ताड़ के सब सारा सामान निकाल लिया। तभी तभी नीलिमा के भाई की शादी हुई थी, तो सब ज्वेलरी वगैरह भी थी उसी में, तो सब ले गए। और फिर उसका बड़ा सेंसेशन हुआ, जिन सर्कमस्टेंसेस में चोरी हुई थी वो बहुत बड़ी बात थी, तो खूब अखबारों में निकला और पुलिस के ऊपर बहुत दबाव पड़ा, तो रोज़ पुलिस का ड्रामा उसमें होता था। तो वो किसी न किसी को पकड़ के लाते थे और कहते थे ये आपके चोर हैं, इन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। तो जब मैं 2-4 सवाल उनसे प्रोबिंग क्वेश्चन पूछता था तो वो पता लग जाता था कि झूठ है, तो पुलिस वाले सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये तमाशा कर रहे थे। फिर मैंने कह दिया कि मेरे पास किसी को मत लाइए आप, मुझे आई एम नॉट। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कोर्ट में अपने केसेस सुन रहा था, तो तब किसी ने आके कहा कि आपसे ये एक आदमी है, ये अलग से बात करना चाहता है। तो मैंने सोचा कि कुछ आवश्यक बात होगी, तो मैं अपने चैम्बर में चला गया, वहाँ से उठ के उसने मुझे सब कुछ बताया। उसने बताया कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ हमने चोरी की थी और हमारा झगड़ा हो गया है, तो मैं उनको पकड़वा देता हूँ बाकी लोगों को। तो मैंने अपने पुलिस के कोलीग को बुलाया जो मेरे समकक्ष पुलिस के अधिकारी थे। तो मैंने कहा अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये सही चोर है। तो उन्होंने ट्रैप ले किया उस आदमी की मदद से, और 3 चोर और जो थे वो पकड़े गए। और उनके पास से थोड़ी बहुत बरामदगी भी हो गई, मेरा कैमरा, एक आध कोई ज्वेलरी का एक आध पीस, बाकी तो सब गलवा दिया था, तो वो बरामद हो गया। तो लेकिन फिर वो जो था जो हमारा इन्फॉर्मेंट था, वो ले गया उस सोनार के यहाँ, जिसका लेन देन का भी वो पॉन ब्रोकर भी था, शहर का एक काफ़ी बड़ा आदमी। तो उसके यहाँ उसने कहा कि यहाँ पर हमने सब ज्वेलरी दी है। तो उनके यहाँ फिर रेड की गई, तो रेड में हमारा सामान तो नहीं मिला, लेकिन देखा कि ढेर ढेर उसमें बड़े बड़े ड्रम्स में, बिन्स में दुनिया भर की ज्वेलरी जो पॉन ब्रोकर की होती है, जो कि जब्त कर ली जाती है कर्जा न चुकाने के कारण, तो वो सब रखी थी उसकी। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप इसमें ले लीजिए जो भी आप लेना चाहें। खैर उसमें तो लेने का कोई सवाल नहीं था, पर फिर बाद में मुकदमा चला, और वो लोग सब जो चोर वोर थे वो सब मुकदमा के चलने के दौरान जो अंडर ट्रायल होते हैं वो जेल में डाले गए। तो मैंने सबसे पहले तो अपने जो पर्सनल सर्वेंट था, जिसके ऊपर शक था कि कहीं उसकी कोई कनाइवेंस नहीं थी, तो नहीं थी, क्योंकि उसने किसी तरह का कोई खबर नहीं की, किसी को कोई शोर नहीं बचाया, तो उसकी मुझे जान बचानी थी, उसको बचाना था। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर कोई हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। और उन लोगों के लिए भी मैंने कहा कि आप इंटरोगेट चाहे जितना कर लीजिए, लेकिन इन्होंने चूँकि खुद वॉलंटियर, एक ने तो कम से कम वॉलंटियर किया है, इनके कारण केस सॉल्व हो रहा है, और वैसे भी किसी को फिजिकल कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। खैर पुलिस वालों ने इतनी मेरी बात रखी, तो उन लोगों को भी पता लग गया। फिर मुझे अक्सर जाना पड़ता था, जेल का इंस्पेक्शन होता है, उसके अलावा कुछ कार्रवाई होती हैं, जैसे कि शिनाख्त की होती है, एक उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसके ऊपर शक होता है तो विटनेसेस को बुला के आइडेंटिफाई कराया जाता है। तो उसमें भी और कैदी भी शरीक कर दिए जाते हैं, और फिर उसको पहचानना होता है विटनेस को। तो उन सब के लिए मुझे जाना पड़ता था कोर्ट में। तो उन लोगों को जैसे ही पता लगता था तो क्या सब दौड़ के आ जाते थे, मेरे साहब, हमारे साहब आ गए, हमारे साहब आ गए। तो कोई, हम लोग अक्सर पेड़ के नीचे बैठ के ये सब कार्रवाई करते थे, तो कोई पंखा झल रहा है, कोई दौड़ दौड़ के पानी ला रहा है, तो आई वॉज क्वाइट देयर फेवरेट ऑब्वियसली। तो ये ऐसा है। निकल, आपके मन में कभी नहीं आया कि इन्होंने मेरी चोरी की थी, अब मैं, इन्होंने नुकसान किया मुझे? अब नुकसान तो आना जाना तो लगा ही रहता है। करना मेरा शुरू से ही कोई ज़्यादा इससे अटैचमेंट नहीं रहा है, बल्कि मैं शुरू दूसरी तरीके से करना चाह रहा था, पर आपने सीधे सवाल पूछ लिए। मैं एक तो ये कि जो आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है वो फॉर्मेटिव ईयर्स में बहुत इम्पैक्ट करता है। तो मैंने अपने पिता को देखा था, मेरी माँ भी बड़ी धर्मपरायण थी, ऐसे परिवार से आई थी, तो वो वैल्यूज़ थी, तो इतना ज़्यादा यानी भौतिक सुख सुविधाओं की इतनी लालसा इतनी अधिक थी नहीं कभी। तो मुझे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता था, क्योंकि
मेरे पास आवश्यकता भी नहीं थी, आवश्यकताएं भी सीमित थी। हम लोगों ने शुरू में ही तय कर लिया था, जब हमारा विवाह हुआ था तभी हम लोगों ने तय कर लिया था कि हमारा क्या लाइफस्टाइल रहेगा और हमारे क्या लक्ष्य रहेंगे। तो मैंने देखा था कि किन कारणों से लोग कमज़ोर हो जाते हैं। अपना ऑब्जर्वेशन था कि एक तो ये होता है, सरकारी नौकर को सबसे बड़ा डर जो लगता है वो ये कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ट्रांसफरेबल जॉब है, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या मुसीबत आ जाएगी। थोड़ा डिस्ट्रप्शन ज़रूर हो जाता है, तो होने दीजिए डिस्ट्रप्शन, आप उसके लिए तैयार हैं। भाई जब ओखली में सर दिया है तो फिर मूसलों का क्या डर। तो एक तो ये कमज़ोरी का होता है। दूसरा ये कि आप जहाँ जाते हैं, जिस पोस्ट पर रहते हैं, उसमें अपनी जड़ें डाल देते हैं। तो आपने अपने इस तरह के इंटरेस्ट एक्वायर कर लिए कि फिर आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो उससे हमें दूर रहना है। तीसरा, तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ हैं या वहाँ हैं। तीसरी बात ये कि आपकी आवश्यकताएं सीमित होनी चाहिए। जब आपकी आवश्यकताएं सीमित हैं, आपको ज़्यादा लालसा नहीं है सुख सुविधाओं की और ऐश्वर्य की, तो तब जितनी आपको सरकार तनख्वाह देती है उसमें आसानी से गुजर बसर हो जाती है। तो इसमें यही हम लोगों ने तय कर लिया। और फिर एक और जो जड़ डालने की मैंने बात की, उसमें ये होता है कि खास करके जब मान लीजिए कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो क्वालिफाइड है, तो वो कोई अच्छी जॉब नौकरी उसको मिल सकती है उसकी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे। तो अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब में उन्होंने कोई अच्छी नौकरी ले ली, तो फिर जब आपका ट्रांसफ़र होगा तो फिर आपकी कोशिश ये होगी कि आपकी पत्नी की भी जॉब वहाँ से हट के दूसरी जगह मिल जाए, उनको भी साथ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। क्योंकि आप शुरू में ख़ास करके जब छोटी फैमिली, छोटे बच्चे होते हैं, तब आपकी कोशिश ये होती है कि डिस्ट्रप्शन ना हो आपकी फैमिली लाइफ में। फिर एक वो कमज़ोरी का पॉइंट बन जाता है कि मेरे साथ मेरी बीवी को भी वहाँ पर पहुँचवाओ। अगर प्राइवेट नौकरी है तो फिर प्राइवेट नौकरी नहीं, दूसरी मिले, सरकारी है तो उसका भी ट्रांसफ़र वहीं पर हो। तो हम लोगों ने ये तय किया था कि ये हम करेंगे ही नहीं, एक ही तनख्वाह से हम लोग बसर कर लेंगे। तो ये अंकल दो मुझे तीन चीज़ें हम लोगों मुझे ने तय ये कर ली, आप जिससे काफ़ी आसान रहा। अंकल आपकी बात सुन के मुझे 3 चीज़ समझ आई। नंबर 1 कि आपने अपने प्रिंसिपल्स को शुरू से डिसाइड कर लिया और एग्रीमेंट आपका और आंटी के बीच रहा, इससे ज़्यादा नहीं आई। दूसरा क्या, आप अटैच नहीं हुए कभी किसी पोस्ट पे, है ना, किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हुए। तीसरा, अपने डिज़ायर्स को सीमित रखा, जो हमारे जैन प्रिंसिपल्स हैं कि हम अब नॉन अटैचमेंट और अपरिग्रह। इस कारण से आप इतने टफ डिसीजन ले पाए और इतनी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को पूरा कर पाए। अंकल, मैं आपसे एक बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि कभी ऐसा रहा कि आप डिसीजन नहीं ले पाए हो ठीक, और बाद में आपको ऐसा रिग्रेट हो कि मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए था, छूट गया मुझसे, जहाँ जैन वैल्यूज आप ना अप्लाई कर पाए? ऐसा तो मुझे नहीं याद आता, लेकिन ये ज़रूर है कि कभी-कभी इस बात का मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने जिस आधार पर निर्णय लिया, वो यानी सभी पहलुओं पर मैं गौर नहीं कर सका, है ना? क्योंकि क्योंकि सत्य को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। उसके इतने सारे पहलू होते हैं, और आप बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या, बल्कि बिजनेस में भी अक्सर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो पार्शियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लिए जाते हैं, क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन तो शायद ही कभी किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी सिचुएशन में किसी के पास अवेलेबल होती है। तो उसमें ज़रूर मुझे कई केसेस ऐसे हैं कि जिसमें कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता पूरी सूचना संकलित करने का, तो तब जो मैंने निर्णय लिया वो शायद कुछ और। तो इस तरह की स्थितियां तो आई हैं कि जैसे कि किसी के विरुद्ध अगर कोई विभागीय कार्रवाई हो रही है, तो उसमें उसका दोष निर्धारण करने के लिए जितनी सूचना आवश्यक थी वो उतनी मेरे पास है नहीं थी। उसमें कभी-कभी मुझे इसका एहसास हुआ है। वैसे जहाँ तक वैल्यूज़ की बात है, तो वैल्यूज़ तो मैं समझता हूँ कि सारी सब ये जितनी हमें जिन्हें हम जैन वैल्यूज़ कहते हैं, वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं।
और वो हर जगह एप्लीकेबल होती हैं, वो सार्वभौमिक हैं और सार्वकालिक हैं। और जितने भी धर्म हैं कमोबेश सभी उनको स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि धर्म क्या है? धर्म की, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि वस्तु सहावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वही उसका धर्म है। खमादि 10 विहो धम्मो, यानी जो हम 10 लक्षण धर्म में जिन एस्पेक्ट की बात करते हैं वो धर्म है। रहना तयम च धम्मो, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। और जीवाणम रक्षणो धर्म, अहिंसा, वो परमो धर्म है। तो ये सब चीजें ये न केवल आपके प्रोफेशनल लाइफ में रेलेवेंट हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी रेलेवेंट। और इन सबको अगर हम समाहित करें तो सब समता में भी आ जाती है। तो अब असल में होता क्या है कि हम जिन लोगों से थोड़ा यानी डिस्टेंस ले सकते हैं, तो उनके साथ तो ये समता का आचरण करना आसान होता है। पर जो हमारे बहुत नज़दीक हैं, जिनसे हमारा मोह का बंधन है, जिनको हम अपना मानते हैं, या हम जिनके प्रति कर्तव्य भाव रखते हैं कि हम इनके कर्ता हैं, ये हमारे डिपेंडेंट हैं, उनके साथ इस तरह का जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो समता है, वो नहीं हो पाती। तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे कि जब मेरे घर के ऊपर पथराव हो रहा था या मुझे अपशब्द कहे जा रहे थे, तो तब मैंने समता बनाने में सफलता पाई, समता बनाए रखने में सफलता पाई। लेकिन जो मेरे निकट के हैं, अगर उनकी ओर से मेरी अपेक्षाओं की पूर्ति में कुछ कमी रह जाती है, या मेरे जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, या जो मैं या उनकी ओर से कोई शब्द ऐसा होता है कि जो मुझे चोट पहुंचाता है, तो तब समता भाव का रख पाना कठिन हो जाता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि यानी इस तरह से आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए वैल्यूज़ हैं और ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। पर दोनों वैल्यूज़ वही हैं, पर उनको आपको उन पर एडियर करना, उन पर बने रहना, उसमें अंतर आ जाता है। वो इस पर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी मूर्छा है, यानी आपके अंदर कितना मोह की कितनी प्रबलता है। तो जितनी प्रबलता मोह की होगी, उतना ही कठिन होगा आपके लिए वो ऑब्जेक्टिविटी, वो डिस्टेंस, वो समता बनाए रखना। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है, और एक पर्सपेक्टिव है मेरा, औरों का कुछ भिन्न हो सकता है। इनका एक बात और भी होती है, जब आप अपने बड़े सरकारी पद पे आ जाते हैं तो आपके रिलेटिव्स की थोड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है फेवर की। और मुझे जहां तक आपसे बात करके लगता है, आप तो ऐसा कोई मतलब डेविएशन लेते नहीं होंगे, तो बड़ा टफ हो जाता है कि वो निंदा भी करते होंगे, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, शुरू तो में उसको ही कैसे हैंडल? शुरू में ही उसका फैसला हो जाता है जल्दी ही, क्योंकि अपेक्षाएं तो लोगों को रहती हैं कि एक ये भी माना जाता है, एक हमारे यहाँ ये भी एक भ्रांति है कि भाई आप साधर्मी की मदद कीजिए। साधर्मी में अब उसका ये मान लिया जाता है, मदद का क्या मतलब है? मैं तो समझता हूँ कि जो अनुचित है वो मदद नहीं है, पर अपेक्षा रहती है लोगों की। पर शीघ्र ही वो समझ जाते हैं कि ये आदमी बेकार का है। निकल, जैसे मैं भी देखता हूँ, कई बार मैं भी फील्ड में रहा हूँ, तो मुझसे एक्सपेक्टेशन होती है कि लोगों की जॉब में हेल्प कर दूं। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आती थी, मैं बोलता था कि देखो मैं इनकी तैयारी करा देता हूँ इंटरव्यू की, ये जॉब में मदद नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे आज तक सुनने को मिल जाता है कई बार। तो ऐसे में कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, और लोग तो नहीं, करते हैं, स्वीकार मुझे भी करना कर दे। पड़ेगा आपको कि उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी, तो वो दैट्स ए पार्ट ऑफ द गेम, वो तो एक्सपेक्टेड है। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोगों का उदाहरण दिया जाता है कि देखिए वो थे, उन्होंने इतना समाज के लिए इतना काम किया, इतने लोगों को सबको नौकरी दिलवाई। तो अब ये एक मापदंड है, इसको लोग अपनाते हैं। अगर आपका वो मापदंड नहीं है तो आप उस बात के लिए तैयार रहिए
कि जिन लोगों का वो मापदंड है वो उसमें आपकी आलोचना करेंगे। अंकल, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई चीज प्रिंसिपली करी? चलिए, आप जिला अधिकारी थे, छोटा एक एपिसोड था, वहां पे आपको वो करना था, निंदा हुई, गांव वाले तो चलिए उनका नुकसान हो रहा है, उन्होंने करा, आपने उनको बेनिफिट भी कराया, कि आपने बहुत टफ डिसीजन लिया और आपकी बहुत निंदा हुई, आपको लोगों ने डिफेम कर दिया और आप ही को गलत ठहरा दिया, वहां तो आपको डिसीजन इंप्लीमेंट करना था। कई बार ऐसा भी होता है ना, आपको डिसीजन लेना है और लोग आपके पीछे पड़ जाए, लॉबी पीछे पड़ जाए, तो आपने कभी ऐसा हुआ, या हुआ तो आपने कैसे हैंडल किया? गलत ठहरा दिया का मतलब ये हुआ कि अंततः आप गलत पाए गए, तो ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ, ये लेकिन गलत नहीं पाए गए, लेकिन बीच में से लोगों ने ना निंदा करनी शुरू कर दी कि इनका कोई इंटरेस्ट है इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया है। ऐसा तो दो दो तो काफ़ी बड़े इस तरह के वाक़ये हैं। एक पहला है, जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव ग्राम्य विकास, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट था, तो उसमें मेरे विभाग में एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी संबद्ध था, तो रूरल इंजीनियरिंग सर्विस, तो उसके चीफ इंजीनियर थे, बहुत नामी गिरामी शख्सियत थी, मिस्टर सिद्दीकी, और वो संयोगवश हम लोग एक ही घर में रहते थे। वो एक बंगला था, तो उसमें नीचे का फ्लोर, नीचे हम लोग थे और ऊपर के में वो रहते थे, और उनकी बच्ची और हमारी बच्ची दोनों क्लास फेलोज थी, बड़ी पक्की मित्र थी, हम लोग परिवारों में भी बड़े अच्छे संबंध। तो लेकिन जब मैंने चार्ज लिया, तो तब फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि कौन कौन सी पेंडिंग कार्यवाहियाँ हैं, तो उसमें एक उनके खिलाफ इस पर कोई एक्शन नहीं होने पाया था, उनका प्रभाव रहा होगा या जो भी कुछ होगा, पर मैंने सब पुराने केसेस खोले तो उसमें उनका भी केस निकला, तो उसमें फिर मैंने एक्शन लेना शुरू कर दिया, यानी पूछताछ वगैरह हुई, तो उसका वो कार्रवाई आगे बढ़ी। मैं बिल्कुल कन्विंस हो गया कि इनका दोष है, इसमें इंटेग्रिटी का सवाल है, तो उनके खिलाफ आगे काम बढ़ा, तो उसकी उन्हें बिल्कुल भी इस तरह की कोई अंदेशा नहीं था, और जब ऐसा हुआ तो उन्हें बहुत आघात लगा, लेकिन बहुत शालीन व्यक्ति थे और उन्होंने बाहर से कुछ नहीं दिखाया, पर उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़बरदस्त था। उनके एक बहुत नज़दीकी रिश्तेदार थे जो कि मिनिस्टर थे, बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे, अम्मार रिजवी साहब। तो जब हमारे डिपार्टमेंट का बजट पेश हो रहा था, तो तब हमारा पूरा डिपार्टमेंट, वो पूरे सब लोग, सब जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे, सब ऑफिशियल गैलरी में बैठे हुए थे, वो भी थे उसमें, मेरे साथ ही बैठे हुए थे। उसमें जब हमारे डिपार्टमेंट की डिमांड्स आई वोट होने के लिए, तो तब एक बड़े भारी सोशलिस्ट लीडर थे, मैनेजर सिंह, वो खड़े हुए और उन्होंने एक से एक अभद्र शब्दों में मेरी आलोचना करनी शुरू कर दी, चोर है वगैरह वगैरह, तो इस तरह की। जब उन्होंने ये कहा, तो उसके बाद उनके जो सिद्दीकी साहब ने जो अपनी तैयारी की थी, वो बहुत सारे लोग खड़े हो गए और वो भी सब चिल्लाने लगे। तो ये जो मेरे अधिकारी लोग थे, उनको बड़ा आघात लगा, उसमें से कुछ लोग तो रोने लगे, ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि तमाशा हो रहा है, एक ये समझ लो कि कोई खेल है, ये नाटक देख रहे हो, नाटक देखो। तो मैं तो बैठा रहा, फिर मेरे मिनिस्टर खड़े हुए, तो उन्होंने मेरे डिफेंस में कुछ कहा, काफ़ी कुछ, और फिर उसके बाद वो मसला वहाँ पे ख़त्म हो। तो एक तो ये हुआ। खैर, मैंने ना उससे, सिद्दीकी साहब से इसके बारे में कुछ कहा, ना किसी और से कुछ कहा, तो ये बात ख़त्म हो गई वहीं पर कार्रवाई होती रही। और मेरे जाने के बाद जो मेरे सक्सेसर थे, मैंने उनको सब सारी बातें अच्छी तरह से ब्रीफ की, तो उन्होंने परस्यू किया और अंततः वो डिसमिस हुए ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज सर्विस। जिस दिन उनको रिटायर होना था, उस दिन उनको डिसमिसल का ऑर्डर सुनाया गया। लेकिन फिर अल्टीमेटली जीत उनकी हुई, क्योंकि अम्मार रिजवी साहब के एक बहुत नज़दीकी दोस्त थे जो कि हाई कोर्ट में जज थे, तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो मैटर है वो फिर अपील में हाई कोर्ट में जाए, उनके कोर्ट में, और फिर उनको रिइंस्टेट कर दिया गया। उनको कई साल बाद बैक पे वगैरह भी मिल गई। ये कहानी है। एक तो पहली कहानी है। दूसरी ये है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था फर्टिलाइज़र में, जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था यहाँ भारत सरकार में, ये
94-95 की बात है। तो पूरी प्रक्रिया में फिर अल्टीमेटली 2 वो पार्टीज कंसोर्शिया कहलाते थे, 2 पार्टीज तैयार हुई जिनके बीच में डिसाइड करना था कि जो टर्नकी प्रोजेक्ट है ओमान में, भारत की 2 हमारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और उधर से ओमान ऑयल, उनको वो सेटअप करना था प्लांट यूरिया और अमोनिया का। तो 2 कंसोर्शिया थे, एक के लीडर थे एक जर्मन कंपनी है उडे, और दूसरी है इटालियन जो कि काफ़ी मशहूर है स्नाम प्रोजेक्टी। इनके बीच में फैसला हुआ। तो हम लोगों ने, तो हमारे जो सेक्रेटरी थे वो भी बहुत अपराइट और बहुत करेजियस ऑफिसर थे। मैं जॉइंट सेक्रेटरी था और साथ ही साथ मैं एक वन ऑफ द पार्टनर कंपनीज पीएसयू का उस समय मैं सीएमडी भी था, यानी मुझे एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था, उसकी अलग कहानी है। तो 2 कैपेसिटी थी मेरी, आई वाज द जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज एज वेल एज एक्टिंग सीएमडी ऑफ दैट आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो हाँ, हम लोगों ने जो क्राइटेरिया बनाया हुआ था पहले से तय किया गया था, सबका अप्रूवल था, कैबिनेट तक का अप्रूवल था, उसके बेसिस पर हमने साम प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट। अब जो दूसरी साइड थी उड्डे वाली, उसमें कंसोर्शिया के मेंबर्स कौन कौन थे आपको जान के आश्चर्य होगा। एक तो था एलएनटी, टेक्निकल मैनेजर जो पार्टनर थे, इम्प्लीमेंट जिनको करना था एलएनटी। भारत में एलएनटी से बेहतर कंपनी कौन सी है इस क्षेत्र में। बैंकिंग जो साइड थी, फाइनेंस का जिनको अरेंजमेंट करना था, उसको लीड कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक, वो भी टॉप बैंक। तो इनका बहुत इन्फ्लुएंस था। इन लोगों ने इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया, ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए कि कल्पना करना भी कठिन है। 8 दिन तक लगातार फ्रंट पेज पर पायनियर, जो कि उस समय चंदन मित्रा, जो बाद में एमपी हुए बीजेपी के, चंदन मित्रा उसके एडिटर थे, पूरी स्टोरीज उसके बारे में, सारी कॉन्फॉक्टेड स्टोरीज के बारे में कि कैसी गड़बड़ इसके अंदर हो रही है, वो 8 दिन तक लगातार छपता रहा, रोज रनिंग स्टोरी। उसमें फाइल की नोटिंग्स अपने डिस्टॉर्ट करके वो सब, ये सब होता। पर हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम अपने फैसले से नहीं हटने वाले हैं और कुछ इसमें चेंज नहीं करेंगे और हम कोई रिएक्ट भी नहीं करेंगे। तो ये हमारी पॉलिसी थी। हमारे सेक्रेटरी ने भी ये इसका समर्थन किया और हम लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, आगे बढ़ते रहे, प्रोजेक्ट अपना इम्प्लीमेंट होता रहा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट बदल गई, दूसरी गवर्नमेंट आई, तो उसके जो मिनिस्टर साहब थे वो फिर पूरी तरह से इसके उड़े वाली लॉबी के अधिकार में आ गए, उनके उसमें इन्फ्लुएंस में आ गए और उन्होंने सब सवाल उस पर उठाने शुरू कर दिए। तो हम लोग उसकी जवाब देते रहे। अल्टीमेटली ये हुआ कि फिर ये कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए, फाइनल के लिए जाना था। तो मिनिस्टर ने उस पर नोट लिखा जिसमें उन्होंने हम लोगों पर आरोप लगाया कि ये गलत है और सब ये मोटिवेटेड। यानी आप सोचिए, जो कैबिनेट नोट जा रहा है कैबिनेट कमेटी का, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसको जो नोट जा रहा है उस पर मिनिस्टर इंचार्ज लिख रहा है कि ये गलत है, ये उड़े को जाना चाहिए। तो अब फिर हम लोग बड़े पशुपेश में पड़ गए कि बिना मिनिस्टर के अप्रूवल के हम जा कैसे सकते हैं। तो खैर उसमें फिर सब काफ़ी खोजबीन की गई, शोध किया गया, तो ये पाया गया कि एक प्रोविजन है कि जिसमें डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अगर चाहे तो मिनिस्टर को और मिनिस्टर की उससे नोटिंग से उसकी सहमति नहीं है तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी को रेफर कर सकता है कि आप उसे कैबिनेट में विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑफिशियल साइड। तो ये दिस इज अ प्रोविजन विच इज सेल्डम इन्वोक। इसको लोगों को पता भी नहीं होता है, पर हम लोगों ने ड्यू डिलिजेंस करके वो प्रोविजन ढूंढ के निकाला और उसके अंदर फिर मिनिस्टर के नोट को पॉइंट बाय पॉइंट उसको हमने रिबट करते हुए बनाया। उसमें इस तरह की स्थिति थी कि रोज रात को हम
कैबिनेट नोट बनाते थे। कैबिनेट नोट बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है और बहुत उसमें 1000 डिपार्टमेंट सब तमाम लोगों को सर्कुलेट करना होता है, बहुत उसके लॉजिस्टिक्स भी बहुत कठिन होता है। पर हम रात भर बैठ के वहाँ पे नोट बनाते थे और फिर अगले दिन उसमें कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें हो जाता था। अल्टीमेटली हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर ने रेफरेंस कराया सॉलिसिटर जनरल को। सोली स्वराज जी सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने सब थे, एक एक चीज़ देखी, अल्टीमेटली विंडिकेट हुई हमारी पोजीशन। मिनिस्टर को भरी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने बुरी तरह से डांटा और वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। और तब से अब तक हर साल किसी साल भारत को, हमारी कंपनीज को 500 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन, 800 मिलियन इतना फ़ायदा होता है और तमाम उसके और बेनिफिट्स होते हैं। इतना फर्टिलाइज़र हम सारा ऑफ टेक इंडिया का है, सारा अमोनिया हम उठाते हैं, सारा यूरिया हम उठाते हैं और हमारी जो फर्टिलाइज़र सिक्योरिटी है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। निकल, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आपके एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हम लोग को बहुत बल मिलता है कि हम अपनी लाइफ में कैसे अपने स्ट्रांग रह सकते हैं, क्योंकि आप ही के एग्जांपल्स हम लोग रेफर करेंगे, ऐसे हम सीखते हैं लाइफ में, हमें यही बड़ा स्ट्रांग लगता है। मतलब एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, जब हमारे बच्चे होते हैं, हमें कायदे में तो जैन धर्म के अनुसार क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार वो बिना क्रोध के मानते ही नहीं है, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता था, मैं चिल्ला पड़ता था कई बार, और मुझे कई बार उसको थप्पड़ भी मार दिया, छोटा था। तो अब मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत किया, तो आपने उसको कैसे गलत हैंडल तो किया? किया, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि है। बच्चे तो बिना और क्रोध के बार मानते ही नहीं है। गलत तो किया, इसमें कोई शक नहीं है और ये गलती मुझसे भी हुई है बराबर। तो मैं खुद उसके लिए बहुत अपने आप को दोषी मानता हूँ और मैं बराबर प्रयास करता हूँ और बहुत सारी कई बार मैं संकल्प भी लेता हूँ, लेकिन उसमें आज भी चूक हो जाती है। और एक हम स्वाध्याय करते हैं इसका, हमारे शायद आपने भी ज्वाइन किया था विपुल, वो डॉक्टर पुलक गोयल कराते हैं स्वाध्याय हाँ, ऑनलाइन, तो हम करते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि कोई भी नया ग्रंथ आप ले रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं या दोबारा पढ़ रहे हैं उसको, तो उससे पहले संकल्प लेना होता है, आप कुछ न कुछ त्याग कीजिए। तो वो कोई कहता है कि हमने अंगूर का त्याग किया, ऐसे भी लोग त्याग करते हैं कि जो उसका सीजन नहीं है उसको त्याग कर दिया। तो जैसे कि जाड़ों में कहा कि हमने आम का त्याग कर दिया, तो इस तरह के बहुत सारे त्याग होते हैं। कुछ लोग थोड़ा सिंसियर कहते हैं, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं क्रोध का त्याग करता हूँ। और त्याग करने से लाभ क्या? त्याग ऐसा करो कि जिससे कुछ आत्मकल्याण की ओर बढ़ो। अगर आपने अंगूर नहीं खाया या अनार नहीं खाया या एक कोई हरी छोड़ दी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, लेकिन विशेष नहीं पड़ता। तो मेरी कोशिश यही रहती है। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि आंशिक रूप से सफल हो जाता हूँ, पूर्णतया तो सफल नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, जो कि जिसमें सांप सीढ़ी वाला खेल चलता रहता है। कभी थोड़ा आगे चढ़ गए, कभी एकदम खट से नीचे आ गए। वो तो जीवन भर ये प्रक्रिया चलेगी मेरी। निखिल, मुझे ये बात, मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ कि मुझे आपके साथ ऐसा ये जिज्ञासा शांत करने का मौका लगा। अब मैं ग्रुप के लिए बोलूंगा कि हमारे पास 10 मिनट हैं कि लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपसे कुछ पूछना चाह सकते हैं। तो हाउस इज ओपन फॉर द पार्टिसिपेंट्स। विल टेक 2 क्वेश्चंस। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ कमल अंकल से? नीरज जी कुछ बोलना? जयदीप जी, आपके जो अनुभव सुने वो बहुत ही प्रेरणादायक हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, ये सब जानते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि हम जैन धर्म में 2 बातें करते हैं, निश्चयवाद और व्यवहारवाद। हमारा जो सांसारिक जीवन है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ज्यादातर व्यवहारवाद के हिसाब से चलती है। और जब हम जैन धर्म का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हम सिद्धांत सीखते हैं जैन धर्म के, तो वहां पर सिद्धांत निश्चयवाद से भी होते हैं। तो आपने जो अपना जीवन जिया और इतने मुश्किल आपने निर्णय लिए, तो जब आप व्यवहारिक निर्णय ले रहे थे, तब क्या आपने कोई निश्चयवाद के हिसाब से जैन धर्म के सिद्धांतों को आपके दिमाग में आया और सोचा कि निश्चय के हिसाब से तो ये सही है,
लेकिन व्यवहार में सही नहीं होगा, पर व्यवहार से तो मुझे यही निर्णय लेना है। तो इस तरह का कोई आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें आपने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे ऐसा ही करना है, वैसा नहीं करना है? उसके ऊपर आप थोड़ा सा शेयर करें अपना एक्सपीरियंस प्लीज। निश्चय और व्यवहार, ये जो दो नए होते हैं, जो दो दृष्टिकोण होते हैं, उसके बारे में थोड़ी भ्रांति है। जैसे कि आपकी ये स्थापना होती है कि इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है इसमें, क्योंकि क्या है कि जितने भी संसारी जीव हैं तो वो शुद्ध जीव तो नहीं है ना। तो हम जहाँ निश्चय नय से देखते हैं जीव को, निश्चय नय क्या होता है? निश्चय नय कर्म को स्वीकार नहीं करता। निश्चय नय के हिसाब से हम सब शुद्ध जीव हैं, है ना। सब यानी वो कर्म को देखता ही नहीं है। जब कर्म को नहीं देखता तो संसार को भी नहीं देखता। उसके लिए संसार नहीं है, उसके लिए आश्रम नहीं है। आश्रम नहीं है, आश्रम नहीं है तो निर्जरा नहीं है, निर्जरा नहीं है, आश्रम नहीं है, बंध नहीं है, निर्जरा नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। तो वो तो मुक्त ही मानता है। पर उसका आप कहेंगे कि व्यवहार में इसका क्या महत्व है? व्यवहार में इसका महत्व ये है कि हमें बराबर इस बात का की प्रतीति होनी चाहिए, हमें इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमारा शुद्ध रूप वो है जो अनंत चतुष्टय से युक्त है, जो सिद्धों जैसा स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप है। और उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है कि जब जैसे, ताकि हम उस स्थिति को कभी पा सकें। तो हमारा जो व्यवहार है वो हमें उस दिशा में ले जाने वाला होना चाहिए, जो हमारे निश्चय का जो स्वरूप है उसकी ओर ले जाए। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जी अंकल। दोनों, जैसे इसीलिए कहा जाता है, इसको पक्ष कहते हैं। पक्ष क्यों कहते हैं? पक्ष का मतलब पंख। पक्ष का एक अर्थ पंख होता है कि व्यवहार और निश्चय के दो पंख हैं, इनके सहारे ही आप उड़ पाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि व्यवहार सत्य है और निश्चय असत्य है, या व्यवहार या निश्चय सत्य है, व्यवहार असत्य, दोनों सत्य है। जी अंकल, मेरा एक पॉइंट तो ये था जब कि आप जो आपकी सांसारिक स्थिति है उसमें आप व्यवहार से चलते हैं, पर आपका जो निश्चय स्वरूप है उसकी ओर आपको अग्रसर होना होता है। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, और सच में। वही रास्ता जो है, वही रास्ता मोक्ष मार्ग कहलाता है बिल्कुल। कि कैसे आप उस पर उत्तरोत्तर कदम ब कदम बढ़ते चले जाते। कई बार निर्णय लेना होता है अंकल, जिसमें अपन एक निर्णय लेते हैं जिसमें हमें मालूम होता है कि इस निर्णय से किसी ना किसी व्यक्ति को तो दुख पहुंचेगा। तो अगर हम उसके सोचे इसमें हिंसा हो रही है, तो उस वाले पहलू से मैं जानना चाह रहा था कि क्या हमको इतना ज्यादा सोचना चाहिए कि हमारे निर्णय से कोई व्यक्ति को तो दुख पहुंच सकता है और हिंसा हो सकती है, जिससे हमारे कर्मों का बंधन हो सकता है? नहीं, तो उसमें कर्म का बंध नहीं होगा। अगर अच्छा। आप न्यायपूर्ण ढंग से निर्णय अपना लेते हैं और बिना किसी राग द्वेष के निर्णय लेते हैं। समय की अगर ये मांग है कि अगर मान लीजिए कि आपकी निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें कि दोषी को दंड मिलना चाहिए, तो दोषी को आप दंड देते हैं, तो उसमें कोई हिंसा नहीं है, मुख्य बात वो इंटेंशन हिंसा की है नहीं है। अंकल यहाँ पे, कि हमारा इंटेंशन किसी को बदला लेने का नहीं होना चाहिए, पर हमारा हाँ, न्यायपूर्वक डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जी न्याय मार्ग में तो होता ही है। अब जैसे कि आप न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम मर्डरर को कोई दंड नहीं देंगे क्योंकि उसको कष्ट होगा। जी अंकल। वो दंड का पात्र है, दंड दिया जाएगा उसको। लेकिन आप जो जो विधि संगत प्रक्रिया है उसको पूरा अपनाएंगे, उसको देखेंगे कि साक्ष्य उसके विरुद्ध जो हैं वो ठोस हैं और बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट इस्टेब्लिश हो रहे हैं।
उसको अपने आत्मरक्षा में, अपने डिफेंस में जो कुछ कहना है उसके लिए पूरा मौका उसको दिया जाना चाहिए, उसकी एविडेंस पे पूरा गौर होना चाहिए, उसके बाद आप जो निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि जब मैं उसी में सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट था, तो तब बहुत सारे पुराने केसेस मैंने डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, तो तमाम उसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग थी। उसमें 8 केसेस में मैंने ये पाया कि डिसमिसल होना चाहिए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और या उनके सीनियर उस लाइन के जो लोग होते हैं, जैसे कि और उच्चाधिकारी भी, तो मैंने कहा ये डिसमिसल के पास। तो मुझे तब मेरे कोलीग्स ने ये कहा कि इसमें फंस जाओगे बेकार में, सारा समय तुम्हारा ऐसी में जाएगा कि रोज़ रोज़ इसकी शीशा लेदर होगी और सवाल उठेंगे और कोर्ट में होगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये सब होता रहेगा। तो मैंने कहा मैंने अपना काम पूरी तरह से ठीक किया है, डिसमिसल होना चाहिए। मेरे जो मिनिस्टर थे वो उसमें सहमत हुए, उनको डिसमिस कर दिया। पर पूरी प्रक्रिया हमने अपनाई, पूरा डिफेंस का उनको अवसर दिया अपना, और ऑब्जेक्टिवली सब सारी एविडेंस को इवैल्यूएट करके बाद में इतना आश्चर्य हुआ हम सब लोगों को कि उन्होंने अपील तक नहीं की, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और चुप लगा दिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो संतुष्ट थे कि जो कुछ हुआ न्यायपूर्ण है। इसी तरह का एक दूसरा अनुभव हुआ, मैंने आरसीएफ का जिक्र किया कि जब मुझे आरसीएफ का चार्ज दिया गया था, तो उस समय वो जो सीएमडी थे उसके, क्योंकि बहुत नामचीन वो थे, एक्सपर्ट थे अपने डोमेन के, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे और वो सस्पेंडेड थे, तो इसलिए मुझे चार्ज दे दिया गया था। तो उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो उसमें भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इनका डिसमिसल होना चाहिए, तो उनका डिसमिसल हो गया। He did not go in appeal. Thank you so much. CMD, Thank you so much, CMD uncle. एक क्वेश्चन और ले सकते हैं? एक दो लोगों ने हाथ उठाया, हाँ स्वाति जी ने और पीयूष जी ने। हाँ जी, नहीं एक्चुअली नरेंद्र शाह जी का भी हाथ उठा हुआ है, उन्होंने अटलांटा से ज्वाइन किया है और वो जैन सोसाइटी ऑफ जॉर्जिया के प्रेसिडेंट हैं। तो मतलब a very warm welcome Narendra Shah ji, and if you can ask your question as well. Thank you for joining the Jainin session. यस, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के जसवाल जी। मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ जैन सोसाइटी ऑफ ग्रेटर अटलांटा का, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए खड़ा रहने का प्लान कर रहा हूँ। स्वाति जी, आपने वार्म वेलकम किया, थैंक यू। तो जसवाल जी, आपका लाइफ का बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जय जिनेंद्र सबको, थैंक यू। एक क्वेश्चन है मुझसे, है ना, कभी भी अन्याय और अपमान सहा नहीं जाता। मेरा पूरा लाइफस्टाइल काफी जैनी रहा है, मेरा डाइट काफी जैनी रहा है, हमारा पूरा फैमिली काफी जैनी डाइट फॉलो करता है। कभी हम लोग नहीं स्मोकिंग, ड्रिंक्स, ड्रग्स कुछ नहीं लिया है, कभी लेते नहीं है, और पूरा लाइफस्टाइल कभी झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं करना, जो महावीर भगवान, शंकर भगवान, सब केवली भगवान ने कहा है वो फॉलो करना, बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से लाइफ जीना। लेकिन अन्याय और अपमान सहा नहीं जाता है मुझसे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अन्याय तो सहना ही नहीं चाहिए, उसमें तो कोई संशय नहीं है, और आपका जो इसमें रवैया है वो बिल्कुल सही है। रही बात अपमान की, तो बहुत कठिन है कि अपमान के को सहन कर पाना, लेकिन प्रयास तो होना चाहिए, क्योंकि मान अपमान भी जो है वो भी कुछ उसमें स्थायित्व नहीं है, और उसमें कोई उसका कोई बल नहीं है। आप अगर ये मान लें, कर्म सिद्धांत में आपका विश्वास है कि यश अपयश विधि हाथ, ये कहा, विधि कर्म को कहते हैं, तो हो सकता है कि आपका कोई इस समय ऐसा कर्म का उदय आया है जिससे कि आपको अपमान सहना पड़ रहा है, तो उसमें अगर आप समता भाव बनाए रखेंगे तो तब आप कर्मबंध नहीं करेंगे। और अगर अपमान में
हमारे विभावी प्रतिक्रिया हो रही है, विभावी परिणमन हो रहा है, तो उससे और नया कर्म बंध होगा। हो सकता है कि आगे और भी अपमान हो। तो कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। इस दिशा में प्रयास किया जा सकता है। वही मैंने बताने की कोशिश की थी कि बाहर वालों का तो अपमान सहने की मुझ में क्षमता है, लेकिन आ गई है, पर अपनों से जब अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता है तो तब थोड़ा कष्ट हो जाता है। तो उसमें फिर विभावी परिणमन होता रहता है। उसका फिर मुझे नया कर्म बंद करता रहता हूँ मैं इस तरह से। उसमें थोड़ी समता आने की आवश्यकता है। वो सभी लोगों को इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। कठिन है, लेकिन आज पर असंभव अच्छे, नहीं। सॉरी, थैंक यू सो मच। लेकिन आज अच्छे लोग हैं, उनके साथ सब लोग बुरा बर्ताव करते हैं, और जो बुरे लोग हैं उनके साथ सब अच्छा बर्ताव करते हैं। आज का जमाना जिसको बोलते हैं ना उल्टी गंगा, ऐसे हो गया है। तो हम जितना अच्छे होते हैं उतना लोग हमारा बोलते हैं ये भला आदमी, बेचारा भला आदमी करके लोग उसके साथ बेचारा बुरा बर्ताव करते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं, इसके साथ पल्ला नहीं लगाना है, इसके साथ सीधा चलना। ये ये इतना कठिन हो गया है। हम जैन धर्म फॉलो करने का मैक्सिमम ट्राई करते हैं, लेकिन वो अल्प ध्यान और रौद्र ध्यान ऑटोमेटिक आ जाता है, कितना भी हम कोशिश करें। तो इसके बारे में मुझे मालूम है टाइम हो गया है, ओवर टाइम हो गया है, तो शायद नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, या अभी आप ले सकते हैं अगर थोड़ा टाइम ओवर हो जाए, 5 मिनट या 2 मिनट। और इफ एवरीबडी इज ओके, तो अगर आप थोड़ा इस पे भी आपका ज्ञान का हमें थोड़ा लाभ दे तो आपकी मेहरबानी होगी। नहीं, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है अंकल। एक इसी यही क्वेश्चन मेरा भी था, और एसोसिएटेड क्वेश्चन ये है कि जो लोग जैसे अन्याय करते हैं, या जो लोग तेज होते हैं, या जिस तरह से नरेंद्र जी भी कह रहे थे, उन लोगों के खिलाफ अगर हम कुछ करते भी हैं तो हमें मतलब ऑफिसेज में भी हम डेली में देखते हैं कि उनके खिलाफ करेंगे तो बिना मतलब खुद ही फंस जाएंगे, उस पॉलिटिक्स को हैंडल करते रहेंगे, तो चुप बैठे रहो। मतलब एक्चुअली ये काफी रिलेटेड क्वेश्चंस है, बट ये मेरे ख्याल से हर धर्म फॉलो करने वाले के दिमाग में कभी ना कभी आता होगा, क्योंकि वो कभी भी अधर्म का व्यवहार नहीं करते, और इस वजह से लोग उनके साथ कभी कभी एडवांटेज भी ले लेते हैं। कभी ऐसा लगता है टिट फॉर टैट करना चाहिए, इससे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि दूसरी बार है ना अपने सामने वो कुछ करे नहीं। तो कभी ऐसा लगता है कि जैन धर्म को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करे तो वो हमारे पे वो बोलते हैं ना घोड़ा घोड़ा करके, गुजराती में बोलते हैं कि हमारे पे वो सवार हो जाते हैं और हमारा मिसयूज करते हैं। हम पे वो लोग वो बोलते एक टाइप का हमारे पे बहुत how do I say it, they take very much disadvantage of us. देखिए, हम अपने यानी वी आर कंडीशन बाय आवर एक्सपीरियंसेस। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है करीब करीब मैं कहता हूँ कि 50 साल की पब्लिक लाइफ का, यानी जिसमें से करीब 37-38 साल सरकार में और करीब 15 साल से ज़्यादा एक पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने तो ये पाया है कि जहाँ आप समझते हैं कि अन्याय है, वहाँ चुप रहना आपको भी अन्याय में भागीदार बना देता है। Very. तो मेरी समझ में तो इसमें कोई द्विधा नहीं है। मुझे तो कभी इसमें कोई संकोच नहीं हुआ। अन्याय अगर है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, घर में भी यही बात है, क्योंकि घर में भी बहुत कभी-कभी अन्यायपूर्ण बातें हो जाती हैं। तो मुझे तो कभी इसमें कोई, जो मैं समझता हूँ कि जहाँ अन्याय है तो मैं भी वहाँ पर हूँ, Very. जो भी परिणाम। मैं अंकल, मानता आपके हूँ साथ बहुत अन्याय और आनंद अपमान आया। करने वाले से बड़ा मूर्ख अन्याय और अपमान सहन करने वाला है। नहीं, अपमान सहन करने की बात है। मैं अपमान का तो मैं आपको बताऊं, इसमें मेरी थोड़ा मतभेद है। एक मैं महात्मा बुद्ध की एक कहानी आपको बताता हूँ। महात्मा बुद्ध के ऊपर भी, क्योंकि जो स्थापनाएं थी उस समय की,
जो सोशल बिलीफ्स थे उनके खिलाफ वो खड़े हुए थे, तो स्टेटस को डिस्टर्ब हो रहा था, तो बहुत लोग उनके बारे में भी भांति के आरोप लगाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि महात्मा बुद्ध अकेला पाकर एक सज्जन आए और उन्होंने उनको दुनिया भर की गालियां देना शुरू किया। एक सिरे से बहुत देर तक गाली देते रहे और महात्मा बुद्ध अपना चुपचाप वहां पर शांत बैठे रहे, बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए। तो काफी देर तक तो वो अपने उसमें चलते रहे। फिर जब उन्होंने रियलाइज किया कि ये आदमी तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कहा, अरे तुम किस तरह के आदमी हो, मैं तुमसे इतना सब कुछ कह रहा हूँ और तुम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, कुछ कोई जवाब नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे गाली दे रहे हैं पर मैं नहीं रहा। आप किसी को कोई चीज देना चाहते हैं और वो नहीं लेता तो आप नहीं दे सकते उसको। आप गाली दे रहे हैं, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। आपकी गाली आपके पास, मैंने ली नहीं, तो जब मैंने ली नहीं तो मैं रिएक्ट क्या करूँ? इंडिया में अपमान मेरे तो नेक्स्ट डोर नेबर थे बॉम्बे में। अपमान तो आप मानिए मत उसको। अपमान क्या हुआ? जैसे आपको उदाहरण दूं कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर किसी ने चप्पल फेंक दी, तो उससे क्या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपमानित हो गए? नहीं, अपमानित तो वो हुआ जिसने फेंकी। हमारे मिनिस्टर थे अरुण शौरी, जब मैं सेक्रेटरी था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो उन्होंने वो बहुत करेजियस जर्नलिस्ट थे अपने ज़माने में और बहुत उनकी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं और वो बहुत यानी जो मान्यताएं होती हैं उनके विरुद्ध भी कहने की उनकी क्षमता थी। तो वो अपने उनका जो पर्सनल कन्विक्शन था वो अंबेडकर को उन्होंने के बारे में एक बहुत क्रिटिकल वर्क लिखा, किताब छपी वो। अंबेडकर के बारे में कुछ कहना ये तो सैक्रिलीज माना जाता है। इतनी बड़ी उनकी पूरी यानी इतना बड़ा समुदाय है जो कि उन्हें बिल्कुल भगवान का अवतार मानता है उसके तरह से। तो मैं सहमत नहीं हूँ उनकी बहुत सी बातों से, लेकिन उनकी अपनी मान्यता थी, उसके बारे उन्होंने लिखा। तो पुणे में वो गए थे किसी फंक्शन में, किसी ने आके उनके चेहरे पर काली स्याही पोत दी, कोई रिएक्शन नहीं किया। ठीक है, पुलिस वाले उनको पकड़ ले गए, पर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। उनका अपमान हो गया? उनका अपमान नहीं हुआ। या मुझे तो नहीं लगा कि जब मुझे वहाँ असेंबली में गालियाँ दी जा रही थी तो उससे मैं कुछ छोटा हो गया, या जब मेरे घर पर पत्थर फेंके जा रहे थे मैं उससे छोटा हो गया। मैं तो जहाँ था वहीं पर रहा है। जिसने गलत काम किया उसका अपमान हुआ ना, उसने गलत काम, उसने अपने आप को नीचे गिराया। बॉम्बे में हमारे नेक्स्ट नेबर थे, उन्होंने कहा कि लास्ट क्वेश्चन, बॉम्बे में हमारे नेक्स्ट डोर नेबर थे, उन्होंने कहा मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ, ले नहीं रही हूँ ना। तो यू नो दैट वाज लाइक very bad way of this thing, you know, like I'm glad I'm in America. लेकिन ऐसे भी नेबर्स होते हैं कि जिससे छुटकारा पाना अच्छा लगता है। तो नहीं, वो तो स्वाभाविक है। Anyway, now I will stop and thank you so much. अंकल, बड़ा आनंद आया आपके साथ आप लोगों ने डिस्कशन किया। एक बार पार्टिसिपेंट से बोलूंगा, अगर आप लोगों को हमारा ये फॉर्मेट अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि ये अपना तो क्या कहते हैं वो जी दिखा दी, ताकि हमें पता रहे कि हमने चेंज किया है, इट इज फॉर द गुड। तो अभी तो वो कमेंट आया नहीं है, तो हम लोग का समय खत्म हो रहा है। तो स्वाति जी, ओवर टू यू फॉर थैंक्स गिविंग। नरेंद्र शाह जी ने लिखा है, एक्सीलेंट फॉर्मेट, थैंक्स सो मच। हाँ, फिर मैं पढ़ा भी, नीरज जैन का भी आ गए हैं कि गुड फॉर्मेट।
तो should we continue with this format only in coming sessions? I think this seems okay. We can modify a little bit, but otherwise it's okay in terms of timing, क्योंकि वो ही है कि timing बढ़ ही जाता है कितना भी try करें. So either we complete in 30 minutes the discussion and then 30 minutes for Q&A. So वो we can discuss, but otherwise I think we I can. think it will be very nice. I am attending first time, so I don't know what was the format previously. So thank you, Swati ji, for telling me to attend. Appreciate it so much. And हाँ. thank you, everybody. Jai Hind. No, thank you so much. Thank you so much. It would be great if you can have others as well. So I think we can Swati ji, wrap over up to the you. session. हाँ, Yeah, हाँ, हाँ. over to you. Yeah. We can. बस यही है कि लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस हैं. हमने वाईके अंकल से भी नहीं सुना. तो just before like the Thanksgiving, I would just like to hear from YK uncle anything he would like to share, both for two reasons, given his wisdom and also his closeness with Kamal uncle. So anything that you would like to share that Kamal uncle has not shared. Yeah. हाँ, सबको जय जिनेंद्र. कमल को भी डर लग रहा होगा क्योंकि इनके अंदर की तमाम सारी बातें मुझे मालूम है, जो हो सकता है इन्होंने नहीं बताई. उसमें से एक बात ये है कि ये भाई साहब जो हम लोगों के साथ हम लोग खेला करते थे, ये प्रसिद्ध थे अपने तैश में आने के लिए, और इतने तैश में आ जाते थे कि लकड़ी तोड़ देते थे. हाथ में जो लकड़ी लगी रहती थी उसको तोड़ देते थे. हम लोग इनको बड़ा वो मानते थे कि इनको तैश बहुत आता है. पर तो मैंने देखा जब इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली उस समय इन्होंने अपने आप को काफी कंट्रोल किया, और ये जो एग्जाम्पल्स इन्होंने अभी तक दिए, इसमें तैश को इन्होंने साइड में रख दिए जिसके लिए फेमस हुआ करते थे. इनके बहुत सारे किस्से हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, खास तौर से उत्तरकाशी से जब इनका ट्रांसफर कराया गया था एक नेताजी ने, और कभी मौका मिले तो उसको भी सुनिएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग. जान पहचान वाले पॉइंट, ये कमल जी का बहुत सही पॉइंट था. शुरू में तमाम लोग अप्रोच किए, मुझे भी बहुत अप्रोच करते थे कि वो तो आपके रिलेटिव भी हैं और सखा भी हैं. तो मैं सिर्फ उनको एक ही जवाब देता था, अगर सही है तो कमल के यहाँ से वो फाइल पॉजिटिव होके निकलेगी, अगर गलत है तो कमल अपने पापा की भी बात नहीं मानेगा, मामा की क्या मानेगा. तो इसलिए भैया कुछ कहने की जरूरत नहीं है. अगर तुम सही हो तो उसका सही रिजल्ट आएगा, और गलत हो तो गलत रिजल्ट आएगा. चाहो तो वहां से अपनी फाइल हटवा लो, अगर तुमको कुछ और करना है, लीपापोती करनी. नए वाला पॉइंट मुझे इनका बहुत अच्छा लगा और मैंने नोट किया है अपनी साइट के लिए, व्यवहार और निश्चय की परिभाषा और उसका एप्लीकेशन. पर एक पॉइंट मैं इसको बताऊं जो इन्होंने अपनी बहादुरी के बहुत किस्से सुनाए हैं, उसमें मुख्य है इनकी जड़ की गहराई. इनके बाबा तमाम केसेस उनके ऊपर लगे पर वो अड़े रहे अपनी ईमानदारी. इनके पिता, उनके ऊपर तमाम चीजें लगी, अड़े रहे. ऐसे ही हमारी दीदी धर्म में अड़ी रहती थी, हटती. तो आदमी ऐसे जो डिसीजन है तभी ले पाता है जब उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं. अदरवाइज छोटे मोटे आदमी जिसकी जड़ गहरी नहीं होंगी, चाह कर भी वो कर नहीं पाते. इसलिए सब लोग शायद इनकी नकल न करें तो बेटर होगा, उससे पहले अपनी जड़ों को मजबूत कर लें, और अगर जड़ मजबूत हो गई तो फिर हम दूसरे कमल कांतों को पैदा कर पाए. आशा टाइम ज्यादा हो गया, मैं इतनी करूंगा. चीजें तो बहुत सारी हैं, पर एक बात मैं कहना चाहूँगा. आपने मेरे पिता का उल्लेख किया, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि है. वाह. 23वीं नहीं, 29वीं पुण्यतिथि. तो आज का दिन पुण्य दिन है मेरे लिए. तो उन्होंने
अपने हम सबका उनको प्रणाम। कष्ट। और वो मेरे भी बहुत प्रेरणा रहे थे। और मैं जब छोटा था तो उनसे प्रश्न किया करता, जीजा जी आपने पाया क्या ईमानदार बन के? मैं देखता हूँ कि नॉर्मल हल्के हाल में रहते हैं, जबकि सब लोग ठाट बाट से रहते थे, हम लोग हल्के हाल में रहते थे। तो जीजा जी ने यही बोला, बेटे मुझे जो संतोष मिलता है, मुझे जो अच्छी नींद आती है, वो औरों को नहीं मिल पाती। और तुम इसके रिजल्ट देखना कि मेरे बच्चे एक दिन बहुत अच्छे बनेंगे। और बच्चे बने, जो हल्के थे वो भी बहुत अच्छे बने। तो ईमानदारी सच्चाई के रिजल्ट्स तो अच्छे आते ही हैं, पर हमको उसके लिए थोड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं, और उसके लिए फिर तैयार रहें। और हमारे अंदर कितनी क्षमता है, वो सब वो गहराई से और संस्कारों से ही आती है। मेरे ख्याल से अपन बंद करें। जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. Thank you so much, YK uncle. Thank you so much, Jaswal uncle, for such an inspiring session. I think every word, every incident that you narrated from your life has left us thinking. मतलब कुछ तो like I was really amazed कि can we implement in our life when we encounter such situations. तो थैंक यू फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन। और आपकी कई बातें मैंने भी नोट की है, जैसे निश्चय ने कर्म को नहीं देखता, मतलब हम निश्चय ने और व्यवहार ने का डिफरेंशिएट करने के लिए कितना अच्छा स्टेटमेंट है, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाता है। और दूसरा मतलब ये आपने कैसे समता को अपने जीवन में अपनाया, वो तो प्रेरणादायक है ही। और एक और बात जो आपने कही कि मोह की प्रबलता है तो धर्म अंगीकार करने में डिफिकल्टी होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ी, तो कोई धर्म मैं नहीं फॉलो कर पा रही हूँ तो मुझे देखना चाहिए कि कहाँ मेरा मोह अटक रहा है। अन्याय तो सहना ही नहीं चाहिए, ये बहुत ही करेजियस स्टेटमेंट भी है और करेजियस एक्ट भी है। इसके बारे में मैं और डिस्कशन करना चाहूंगी, लेकिन अभी समय हो रहा है तो हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन I don't know if people have additional questions and we can stay back out for 5-10 minutes after the session is formally over. We can do that. But ये सारी चीजें बहुत ही प्रेरणादायक रही। और lastly, I also thank all the audience for being there, and almost everybody is till the very end. That just shows how well the session was received. और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने आपकी जड़ों को जाना थ्रू YK अंकल। एंड जो ये है एक रियल एविडेंस है कि हाउ इफ वी आर राइटियर्स, how it will help in our future generation, which is evident through you, Kamal uncle, and you are an inspiration to everyone, and we are also glad to host you today on this day of yours. So thank you so much. जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।